3 दिसंबर 1971 रात के 8 बज रहे थे। भारत सो रहा था। अचानक आसमान फट गया। पाकिस्तानी मिग-21 और साबरे जेट्स ने भारत के 11 एयरबेस पर बम बरसाने शुरू कर दिए। श्रीनगर, अंबाला, जोधपुर, आगरा, हर तरफ आग की लपटें। पाकिस्तान ने सोचा था ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भारत को घुटनों पर ला देगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि भारत का जवान अभी भी जाग रहा था। भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जाग रही थी। ये कहानी टैंकों की गर्जना की है। ये कहानी उन वीर जवानों की है जिन्होंने सीने पर गोली खाई लेकिन पीठ नहीं दिखाई। ये कहानी है मां भारती के उन सपूतों की जिन्होंने साबित कर दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। कहानी शुरू होती है 1947 में। इंडिया के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान 2 ज्योग्राफिकली सेपरेटेड हिस्सों में बना था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से 2000 किलोमीटर दूर थे। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक्चुअली वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थी, लेकिन पूरी पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेटेड थी। वेस्ट के लोग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट शुरुआत से ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। कम पॉपुलेशन होने के बावजूद बजट का अप टू 70% हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान को मिलता था। दोनों हिस्सों में मेजॉरिटी लोग तो मुस्लिम थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज काफी डिफरेंट थी। जहां वेस्ट में ज्यादातर लोग उर्दू और पंजाबी बोलते थे, वहीं ईस्ट पाकिस्तान के ज्यादातर लोग बंगालीज थे। इस लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वेस्ट के लिए विद्रोह की भावना जाग गई। लेकिन इन सब के बाद भी अगले 20 सालों तक पाकिस्तान की सिचुएशन काफी हद तक स्टेबल थी, पर यह सिचुएशन बहुत जल्द बदलने वाली थी। कट टू 1969, ये इलेक्शंस हुए और जब उसके रिजल्ट्स आए तो पूरा पाकिस्तान शॉक में था। ईस्ट पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग ने ईस्ट की 169 में से 167 सीट्स जीत ली थीं। 313 सीट्स की नेशनल असेंबली में अब उन्होंने मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर लिया था और अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। मतलब पूरे पाकिस्तान को रूल करने वाला प्राइम मिनिस्टर अब ईस्ट पाकिस्तान से आने वाला था। नेचुरली वेस्ट में बैठे नेताओं और मिलिट्री लीडर्स को यह बात बिल्कुल रास नहीं आई। वो सब बिट्रेड फील कर रहे थे। इसीलिए शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी। लार्ज स्केल प्रोटेस्ट्स और स्ट्राइक्स हुई, सिविलियंस और आर्मी में क्लैशेस चालू हो गए और जल्द ही एक मजबूत बिल्कुल नेशनलिस्ट मूवमेंट आकार लेने लगा। इस पूरे मूवमेंट की डिमांड थी एक अलग देश, बांग्लादेश। प्रेसिडेंट याया खान को समझ आ चुका था कि ईस्ट पाकिस्तान में उनकी पकड़ छूटती जा रही है। इसीलिए उन्होंने मार्च 1971 में इस मूवमेंट को रोकने के लिए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करने का फैसला लिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने ब्रुटैलिटी की सारी हदें पार कर दी, ऑपरेशन सर्च लाइट। 21 मार्च 1971 की रात को यह ऑपरेशन ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। अगले दिन शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान से अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान भेज दिया गया। लेकिन अरेस्ट होने से पहले ही वो बांग्लादेश को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। शेख मुजीबुर रहमान के अरेस्ट होते ही अवामी लीग के कई इंपॉर्टेंट लीडर्स और उनके सपोर्टर्स सड़कों पर उतर जाते हैं और इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी पूरे ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम की शुरुआत करती है। सिविलियंस के ऊपर लाठियां, टियर गैस के गोले, यहां तक कि फायरिंग तक की जाने लगी और इसी दौरान लगभग 30 लाख लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के हमलों से अपनी जान गंवा दी। अब इन्हीं सब के चलते अवामी लीग के कुछ बड़े लीडर्स और ईस्ट पाकिस्तान के सपोर्ट में भी एक सेना बनने लगी और ये वही लोग थे जो आर्मी में तो जरूर थे, लेकिन वो बंगाल से थे, तो उन्होंने अपने लोगों का साथ देना शुरू कर दिया और इस सेना का नाम था मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी के पास लोग तो थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के मुकाबले एडवांस वेपन्स नहीं थे, तो मुक्ति बाहिनी के कुछ सीनियर लीडर्स बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गए और भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सामने मदद की गुहार लगाई। अब ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था उसका असर भारत के ऊपर भी पड़ रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और लोगों के बीच हुए इस झगड़े की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत कुछ गंवा दिया था।
और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम में शरणार्थी बनकर आ गए। हर तरफ लोग भूख से, बीमारी से मर रहे थे और इतने सारे लोगों की मदद करने लायक भारत की भी अर्थव्यवस्था नहीं थी। और इन्हीं सब हालातों के बाद अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी इंडिया के आर्मी चीफ सैम मैनेकशॉ और कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाती हैं। वो चाहती थी कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक इमीडिएट मिलिट्री अटैक लॉन्च कर दे, जिससे बांग्लादेश लिबरेट हो सके और रेफ्यूजीज वापस लौट सके। लेकिन सैम मैनेकशॉ ने इमीडिएट अटैक करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके उन्होंने 2 बड़े रीजन दिए। सबसे पहला था कि इंडियन आर्मी अभी इतना बड़ा अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं है। वो देश के अलग अलग हिस्सों में पोजीशन थी और उसे वॉर के लिए सही जगह में पोजीशन करने के लिए वक्त चाहिए था। दूसरा वजह थी कि इस अटैक के लिए तब का मौसम सही नहीं था, क्योंकि ईस्ट में मई के महीने में मॉनसून का टाइम था, जिसकी वजह से वहां के काफी इलाके में दलदल रहता था और इससे भारतीय सेना की मूवमेंट काफी स्लो हो जाती, जिसका फायदा पाकिस्तान को मिलता। साथ ही मई के महीने में हिमालयाज में भी बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चाइना भी आसानी से भारत पर अटैक कर सकता था और भारत तीनों तरफ से घिर जाता। अब इंदिरा गांधी को भी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी, क्योंकि वैसे भी चाइना और अमेरिका दोनों बड़े देश पाकिस्तान के सपोर्ट में थे और युद्ध में जाने से पहले भारत को भी किसी बड़े देश की जरूरत थी। और मीटिंग में डिसाइड होता है कि अटैक का टाइम आज से 4 महीने बाद नवंबर में होगा। इन सब के बीच इंडियन गवर्नमेंट को भी अपनी आर्मी के सपोर्ट में किसी बड़े देश की जरूरत थी और अगस्त 1971 में इंडिया ने भी एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर ली, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया ने इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करते हैं, जिसका मतलब साफ था कि अब भारत और रशियन में से किसी एक देश पर कोई मुसीबत आती है तो दोनों देश मिलकर वॉर लड़ेंगे। नवंबर का महीना आ चुका था और इंडिया को यह रियलाइज हो चुका था कि पाकिस्तान इशू को डिप्लोमेटिकली सॉल्व नहीं किया जा सकता और अब इंडिया के पास केवल एक ऑप्शन था और वो ऑप्शन था वॉर। इंडिया को पता था कि वॉर स्टार्ट होते ही पाकिस्तान उन पर वेस्टर्न फ्रंट से अटैक करेगा, ताकि इंडिया को 2 साइड अटैक का सामना करना पड़े। इसीलिए इंडियन आर्मी दोनों ही फ्रंट्स में लड़ाई के लिए तैयार थी। नवंबर के आखिरी हफ्ते में इंदिरा गांधी ने मिलिट्री को अटैक के फाइनल ऑर्डर्स दिए। करीब 1 हफ्ते बाद 4 दिसंबर के दिन इंडिया पाकिस्तान पर एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक लॉन्च करने वाला था। इंडिया की तैयारी देखकर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट याहिया खान को समझ आ चुका था कि इंडिया किसी भी वक्त ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। वो इंडिया को किसी भी हाल में ईस्ट से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत डर के मारे खुद ही भारत पर अटैक कर दिया। शाम के लगभग 7 बजे पाकिस्तान के फाइटर जेट्स इंडिया के कई एयरबेस के ऊपर आ गए। पठानकोट, अमृतसर और आगरा जैसे कई एयरबेसेस पर हैवी बॉम्बिंग हुई। भारतीय पीएम और बाकी अथॉरिटीज को जब इन अटैक्स के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत देश के लोगों के लिए एक रेडियो मीटिंग बिठाई और क्योंकि पहले अटैक करके पाकिस्तान ने वॉर का पूरा ब्लेम अपने सर ले लिया था, तो अब बारी थी भारत के जवाब की। रात के 11:15 बजे सैम मैनेकशॉ इंदिरा गांधी को ब्रीफ करते हैं और अटैक लॉन्च करने की फॉर्मल परमिशन मांगते हैं। कुछ ही देर बाद इंदिरा गांधी अटैक लॉन्च करने का फाइनल डिसीजन लेती हैं और अगले दिन 4 दिसंबर की सुबह ही इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर 2 गुना ज्यादा अग्रेसिव अटैक लॉन्च कर दिया। दूसरी तरफ इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट ईस्ट पाकिस्तान के 2 पोर्ट्स चिटगोंग और कॉक्सिस बाजार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी और उन्हें बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया। उसी रात इंडियन नेवी वेस्टर्न फ्रंट पर ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च करती है, जिसका ऑब्जेक्टिव था कराची पोर्ट पर हमला करना। उस पर हमला करने के लिए भारत के पास OSA क्लास मिसाइल बोट्स थी, जो साइज में तो काफी छोटी थी, लेकिन P-15 टर्माइट जैसी खतरनाक मिसाइल से हमला कर सकती थी। पर एक प्रॉब्लम थी, ये मिसाइल बोट्स केवल शॉर्ट डिस्टेंस ही ट्रैवल कर सकती थी, मतलब ये अपने आप कराची पोर्ट तक नहीं पहुंच सकती थी। इसीलिए नेवी ने इसके लिए एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला। उन्होंने अपनी बड़ी बैटलशिप INS कील्टन से इन मिसाइल बोट्स को बांध लिया और कराची पोर्ट के नजदीक पहुंचने तक उन्हें टो किया। जैसे ही ये बोट्स पाकिस्तान के कराची पोर्ट के पास पहुंची, उन्होंने एक खतरनाक अटैक लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने पोर्ट पर खड़े पाकिस्तान के बैटलशिप्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। साथ ही पोर्ट पर बने ऑयल टैंकर्स पर भी अटैक किया गया, जिसकी वजह से पूरे कराची पोर्ट पर भयानक आग लग गई और कई दिन तक पूरा पोर्ट जलता रहा। अब भारत के इन सभी जवाबी हमलों से पाकिस्तान ये तो समझ चुका था कि ईस्ट पाकिस्तान उनके हाथ से निकलता जा रहा है, तो उन्होंने फैसला किया कि अब हम ईस्ट पाकिस्तान की भरपाई राजस्थान के जैसलमेर से करेंगे और उन्होंने अगली ही रात जैसलमेर की आर्मी पोस्ट पर अटैक करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इतने दूर रेगिस्तान में उन्हें कोई नहीं बचा सकता।
तो उन्होंने अगली रात करीब 2 से 3 हजार सैनिकों और लगभग 50 आर्मी टैंकर्स के साथ लोंगीवाला की पोस्ट पर हमला कर दिया, जहां दूसरी तरफ पंजाब रेजिमेंट के सिर्फ 120 जवान तैनात थे। यहां थोड़ी ही दूर जैसलमेर एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स के 4 हंटर एयरक्राफ्ट्स मौजूद थे, लेकिन समस्या ये थी कि वो एयरक्राफ्ट्स रात में उड़ान भरने के काबिल नहीं थे। आज रात मेजर के.एस. चांदपुरी को किसी भी तरह पाकिस्तानी आर्मी को रोकना था, तो मेजर चांदपुरी ने मशीन गनर्स को ऑर्डर दिया कि वो लगातार हाई वॉल्यूम में फायरिंग करें, जिससे पाकिस्तानी आर्मी को लगे कि यहाँ सिर्फ 120 नहीं बल्कि काफ़ी सारे सोल्जर्स तैनात हैं। साथ ही मेजर चांदपुरी ने अपनी पोस्ट की बॉर्डर पर काफ़ी दूर दूर माइंस भी बिछा रखी थी, जिससे ज़्यादा टैंकों को तो असर नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ टैंकर्स इनके ऊपर आते ही फट रहे थे, जिससे उनकी मूवमेंट काफ़ी स्लो हो रही थी, क्योंकि पहले उन्हें रास्ते को देखना पड़ रहा था और फिर वहाँ से टैंक निकल सकते थे। लेकिन फिर भी रात भर दोनों तरफ से मशीन गनर्स की फाइट होती है और रात भर पंजाब रेजिमेंट के जवान ऐसे लड़े जैसे मानो उन्होंने कसम खा रखी थी कि हम भले ही रहें या ना रहें, लेकिन दुश्मन को एक कदम भी बॉर्डर के पार नहीं आने देंगे। और देखते ही देखते सुबह हो गई थी और भारतीय हंटर एयरक्राफ्ट्स दुश्मन के ऊपर मंडराने लगे और तकरीबन 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी टैंकर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सोल्जर्स दुम दबाकर भागने लगे। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में भी अपना तूफानी हमला कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान के काफ़ी सारे एयरबेस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन तभी पाकिस्तान के सपोर्ट में एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका की। उन्होंने अपनी नेवी फोर्स टास्क फोर्स 74 के साथ 8 नेवी शिप्स, एक बड़ा एयरक्राफ्ट जहाज और एक न्यूक्लियर सबमरीन भारत के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था। साथ में यूके ने भी अपनी 4 नेवी शिप्स और एक बड़ा एयरक्राफ्ट जहाज भारत पर अटैक करने के लिए भेज दिया। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि इस युद्ध में भारत अकेला नहीं है, क्योंकि भारत का भी अब एक दोस्त मैदान में उतर चुका था और सोवियत यूनियन ने बिना देरी किए दोनों तरफ 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स और 5 एयरक्राफ्ट शिप्स का सपोर्ट भारत के लिए भेज दिया, जिसकी वजह से अमेरिका और यूके एक न्यूक्लियर वॉर के डर से आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। और अंदर ही अंदर भारतीय आर्मी पूरे ईस्ट पाकिस्तान में फैल चुकी थी। 14 दिसंबर तक ढाका पूरी तरह से घिर चुका था और इंडिया ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक देने की मांग रखी, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया था। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को एक इंटेलिजेंस हाथ लगी, जिसके अकॉर्डिंग ढाका में मौजूद गवर्नमेंट हाउस में ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले थे, जिसमें वो वॉर को कंटिन्यू रखने पर डिसीजन लेने वाले थे। तभी इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर बिश्नोई और उनके साथ 3 भारतीय पायलट्स ने कुछ ऐसा किया जिसका सदमा पाकिस्तान को आज तक लग रहा होगा। दरअसल उन्होंने चलती मीटिंग में MiG-21 से उड़ान भरकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट हाउस के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसकी वजह से पूरा गवर्नमेंट हाउस तबाह हो गया। गवर्नर AM मलिक ने भागकर एक एयर रेड शेल्टर में अपनी जान बचाई और डर के मारे अपने गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर के इस्तीफे के साथ ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब टूट चुकी थी। 15 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अंदर से हार मान ली थी। इंडियन आर्मी का ढाका पर कब्जा हो चुका था और इंडियन नेवी ने समुद्री रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था। मतलब अब पाकिस्तानी सोल्जर्स भागकर भी कहीं नहीं जा सकते थे। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी और ऐसी ही कुछ बिल्डिंगों के अंदर छुपे हुए थे। इसी दौरान भारतीय आर्मी के मेजर जनरल जेकब ने पाकिस्तानी आर्मी के जनरल नियाजी से सरेंडर करने को कह दिया, जिससे उनकी जान बच सकती थी और जनरल नियाजी सरेंडर के लिए तैयार हो गए। उसी दिन ढाका के रमना रेस कोर्स में पाकिस्तान की सरेंडर सेरेमनी हुई और जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल GS अरोरा की निगरानी में पब्लिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया और फाइनली रोते हुए अपने एपलेट और रिवॉल्वर निकालकर जनरल अरोरा को सौंप दिया और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भारत के सामने सरेंडर किया था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो भारतीय के इस साहस भरे जज्बे को एक लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।